नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार जीके बाय जीनियस सुभाष सर में। पिछली क्लास में हमने जिक्र किया था भारत में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, यानी स्थानीय स्वशासन का हमने क्या है विस्तृत जिक्र किया था। और स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत ही हमने समितियों के बारे में भी जैसे जिक्र किया था। उसके अलावा 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन हुआ था, यानी 73वां और 74वें संविधान संशोधन के बारे में भी हमने विस्तृत क्या की थी, चर्चा की थी। अगर किसी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है तो ग्राम सचिव के पेपर के लिए वो वीडियो जरूर देख के जाएगी। ठीक है, आज जो हम जिक्र करेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा में पंचायती राज व्यवस्था। भी क्या रहेगा? हरियाणा में पंचायती राज व्यवस्था। स्थानीय स्वशासन अर्थात भारत में पंचायती राज भी आप बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, और हरियाणा में पंचायती राज व्यवस्था भी आप बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि नेक्स्ट जो आपका ग्राम सचिव का जो पेपर होने जा रहा है उस पेपर के अंदर ये दोनों क्लासें आपके लिए रामबाण साबित होगी। ठीक है, और मैं आशा करता हूं आप बच्चे बड़े ध्यानपूर्वक इस क्लास का अवलोकन करेंगे, बड़े ध्यानपूर्वक इस क्लास को देखेंगे और खुद के नोट्स भी प्रिपेयर करने की क्या करेंगे, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। ठीक है भी। और जैसे रही बात, जैसे मैं जिक्र कर रहा हूं इस चीज के बारे में भी, क्लास को आप अच्छी लगे भी प्रिंसिपाल सर ने कुछ अच्छी मेहनत की है, सुभाष सर ने कुछ अपना समय दिया है, अच्छी मेहनत की है, तो आप बच्चे उस क्लास को शेयर भी किया करो। ठीक है भी। शेयर करने का मैं ये नहीं रह रहा हूँ भी मेरे को कोई इसका फायदा है या कोई और चीज़ है, परंतु मैं ये चाहता हूँ भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्या हो, इससे लाभान्वित हो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को क्या मिले, इसका लाभ मिले। इसलिए आप सब बच्चों से कहता हूँ भी इसको शेयर किया करो। ठीक है, चलो आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। और एक चीज़ आप नोट करना, मैंने कई बार बताता हूँ इस चीज़ के बारे में, ये जीके बाय जीनियस सुभाष सर नाम से हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, जीके बाय जीनियस सुभाष सर नाम से। इस टेलीग्राम चैनल पर हमारी जितनी भी क्लासें रिकॉर्ड होती है, जितनी भी हमारी करंट अफेयर की जो क्लासें रिकॉर्ड होती है हरियाणा करंट अफेयर की, वो सारी के सारी पीडीएफ जो उनकी है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीके बाय जीनियस से सुभाष सर पे मिलेगी। ठीक है भी। और भी कोई तरह की शंका है या कोई संशय जो आप सब किसी बच्चे को है, तो आप वो है 97-287-83-400 ये ब्रिजपाल सर का नंबर है। इस नंबर पर क्या कर सकते हो, आप सब बच्चे संपर्क कर सकते हो। और ब्रिजपाल सर 24 घंटे बच्चों के क्या है जवाब देते हैं और बताते हैं हर चीज तरह के बारे में। किसी भी तरह की जो आपको जानकारी चाहिए एसएससी से संबंधित या किसी और चीज से संबंधित, तो सब जानकारी आपको ब्रिजपाल सर उपलब्ध करवाते हैं। ठीक है भी। चलो आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। यानी क्लास है हरियाणा में पंचायती राज व्यवस्था। हरियाणा गठन के बाद प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था पंजाब ग्राम पंचायत एक्ट 1952 और पंजाब पंचायत समिति एक्ट 1961 पर आधारित थी। आप सब बच्चे जानते हैं हरियाणा कब अलग हुआ था? 1 नवंबर 1966 को। किससे अलग हुआ था? पंजाब से। अलग होने के बाद में भी इसके ऊपर जो प्रभाव थे वो किसके थे? पंजाब के थे। यानी यहाँ जो पंचायती राज जो व्यवस्था थी वो पंजाब ग्राम पंचायत एक्ट 1952 पर, और एक थी पंजाब पंचायत समिति एक्ट 1961 पर आधारित थी भी। ठीक है भी। यानी पंजाब के ही जो एक्ट थे उन एक्टों के ऊपर क्या चल रहा था? हरियाणा का पंचायती राज चल रहा था। पंजाब ग्राम पंचायत एक्ट 1952। अब क्या था ये पंजाब ग्राम पंचायत एक्ट 1952? जानकारी होनी चाहिए उसके बारे में सारी के सारी आपको। जैसे आपने जिक्र किया भी पंजाब ग्राम पंचायत एक्ट 1952। ठीक है भी। इस एक्ट के अनुसार पंचायत का कार्यकाल 3 वर्ष होता था भी। ठीक है, इस एक्ट के अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितना होता था? 3 वर्ष होता था। पंच मिलकर सरपंच का क्या करते थे? चुनाव करते थे। पहले क्या होता था? अब तो हम देखते हैं भी आम जनता क्या चुनती है? सरपंच चुनती है, पंच चुनती है, और कार्यकाल भी 5 साल का होता है। परंतु पहले जो इस एक्ट के अनुसार पंजाब जो ग्राम पंचायत जो एक्ट था 1952, उसके अनुसार कार्यकाल 3 वर्ष होता था, और पंच मिलकर ही सरपंच का क्या करते थे? चुनाव करते थे। पंचायत में SC/ST वर्ग से एक पंच चुना जाना जरूरी था। महिलाओं के लिए कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं था भी। यानी इस एक्ट में महिलाओं के आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं था, परंतु SC/ST का एक व्यक्ति चुना जाना, पंच चुना जाना क्या था? जरूरी था। ठीक है भी। उसके बाद में इस एक्ट में प्रथम बदलाव अर्थात संशोधन जो हुआ था, यानी इस एक्ट में प्रथम बदलाव अर्थात संशोधन जो हुआ था वर्ष 1963 में। कब हुआ था?
वर्ष 1963 में पंजाब सरकार द्वारा पंचायती राज एक्ट में संशोधन किया गया। इसके तहत गांव के मतदाताओं को सरपंच चुनने का अधिकार दिया गया। ठीक है भी, यानी अब क्या दिया गया था, जनता के, गांव के लोगों को सरपंच चुनने का क्या दे दिया गया था, अधिकार दे दिया गया था। पंचायत का कार्यकाल भी 3 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया था, 5 वर्ष। ठीक है भी, याद करना किस एक्ट के अनुसार, किस संशोधन के अनुसार, वर्ष 1963 में जो संशोधन हुआ था उस संशोधन के द्वारा। ठीक है भी, पढ़ना। उसके बाद में जैसे पंचायत का कार्यकाल ये पढ़ लिया हमने। दूसरा जो संशोधन अर्थात दूसरा जो बदलाव जो हुआ था वो हुआ था 1 नवंबर 1966 को। ठीक है भी, यानी दूसरा बदलाव संशोधन 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग हुए हरियाणा में वर्ष 1971 में बंसीलाल के समय पंचायती राज एक्ट बदला गया था। अभी क्या बदला गया था, बंसीलाल के समय। पूछा जा सकता है हरियाणा के किस मुख्यमंत्री के समय में सबसे पहले पंचायती राज एक्ट में बदलाव आया था या बदला गया था, तो 1971 में बंसीलाल के समय में। किस में, 1971 में बंसीलाल के समय में। बंसीलाल सरकार ने सरपंच चुनने का अधिकार दोबारा पंचों को दे दिया। यानी दोबारा किसको दे दिया, पंचों को। 1963 में जो आम जनता को दिया गया था, लोगों को दिया गया था, 1971 में बंसीलाल ने दोबारा किसको दे दिया, पंचों को यह अधिकार दे दिया गया था। और पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष ही रखा गया, परंतु पंचायत का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का रखा गया, 5 वर्ष ही रखा गया था। ठीक है भी। तीसरा जो बदलाव संशोधन जो हुआ था वर्ष 1978 में भी, तीसरा बदलाव संशोधन वर्ष 1978 में चौधरी देवीलाल की सरकार ने पंचायती राज एक्ट में क्या किया था, संशोधन किया था। इसके तहत पंचों से सरपंच चुनने का अधिकार छीन कर वापस मतदाताओं को दे दिया गया भी। यानी बंसीलाल ने तो किसको दिया था, पंचों को दिया था सरपंच बनाने का जो अधिकार, परंतु 1978 में ताऊ देवीलाल ने किसको दे दिया था, वापस जनता को दे दिया था, मतदाताओं को दे दिया था। ये जानकारी आपको पढ़ना है। पंचायतों में एक महिला सीट की अनिवार्यता तय की गई भी पंचायत में क्या होगी, एक महिला सीट की भी क्या कर दी गई थी, अनिवार्यता की कर दी गई थी। चौथा जो बदलाव हुआ था अर्थात चौथा जो संशोधन जो हुआ था वो हुआ था वर्ष 1991 में। ठीक है भी, चौथा जो बदलाव या संशोधन वर्ष 1991 में भजनलाल सरकार के द्वारा, किसकी सरकार के द्वारा, भजनलाल सरकार द्वारा पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया। कितने वर्ष कर दिया गया था, 3 वर्ष कर दिया गया था। वर्ष 1994 में पंजाब ग्राम पंचायत एक्ट 1952 और पंजाब पंचायत समिति एक्ट 1961 दोनों एक्टों को मिलाकर हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 में लागू हुआ। यानी पंजाब के जो एक्ट थे ना 1952 और 1961, उन दोनों को मिलाकर एक नया एक्ट बना दिया गया था जिसे किस नाम से, हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 में लागू हुआ था, जिसके आधार पर प्रथम पंचायत चुनाव दिसंबर 1994 में हुआ था। भी पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन भी। ठीक है भी, हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 के तहत सबसे पहले जो आम चुनाव हुए थे, जिसे जिक्र करते ग्राम पंचायत के जो चुनाव हुए थे वो कब हुए थे सबसे पहले, ठीक है, तो ये हुए थे प्रथम पंचायत चुनाव हुए थे दिसंबर 1994। कब हुए थे, दिसंबर 1994 में हुआ था। इस समय हरियाणा में 16 जिला परिषद और 110 पंचायत समिति और 5958 पंचायतें थी। ठीक है, अगर पूछे उस समय भी 1994 में, दिसंबर 1994 में जब ये चुनाव हुआ था उस समय कितनी, 16 जिला परिषद थी। कितनी जिला परिषद थी, 16 जिला परिषद थी, 110 पंचायत समिति थी और 5900 यानी 5958 क्या थी उसमें, पंचायतें थी। भी पूछी जा सकती है ये क्वेश्चन भी। हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 में, हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 में कुल भाग 5 और अध्याय 22 तथा धाराएं 280 सम्मिलित थी। भी कितनी धाराएं थी, 280 धाराएं सम्मिलित थी। 22 जैसे जिक्र करते अध्याय थे और 5 क्या था, भाग थे। भी भाग कितने हैं, 5। ठीक है भी। 73वें संविधान संशोधन के बाद हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 मुख्यमंत्री भजनलाल के समय में 22 अप्रैल 1994 को लागू किया गया था। इसीलिए हरियाणा में पंचायती राज दिवस से प्रत्येक वर्ष से 22 अप्रैल को बनाया जाता है। भी ठीक है, भी इंपोर्टेंट है। केंद्र में तो हम जिक्र राष्ट्रीय स्तर राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस तो हम 24 अप्रैल को बनाते हैं,
परंतु हरियाणा में पंचायती राज दिवस जो बनाते हैं वो हम 22 अप्रैल को बनाते हैं। क्यों? क्योंकि हरियाणा में 22 अप्रैल 1994 को क्या किया गया था, सबसे पहले लागू किया गया था। ठीक है, दोबारा पढ़ना। 73वें संविधान संशोधन के बाद हरियाणा में पंचायती राज एक्ट 1994 मुख्यमंत्री भजनलाल के समय में 22 अप्रैल 1994 को लागू किया गया था। ठीक है, इसीलिए हरियाणा में पंचायती राज दिवस प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है भी, याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हरियाणा पंचायती राज चुनाव नियम 1994 जो कि 24 अगस्त 1994 को अधिसूचित किए गए थे। कब अधिसूचित किए गए थे? 24 अगस्त 1994 को। हरियाणा पंचायती राज वित्त बजट कराधान और कार्य नियम 1996 जो कि 14 अगस्त 1996 को अधिसूचित किए गए थे। ठीक है भी, पढ़ना। हरियाणा में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है भी। क्या है? हरियाणा के अंदर भी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। बलवंत राय मेहता समिति को ही मान रहे हैं सारे के सारे। ठीक है भी, हरियाणा में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। जैसे ग्राम स्तर का जिक्र करते हैं और एक शहरी स्तर। पढ़ना, इसमें जैसे फर्क बताया गया इस चीज के बारे में। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होती है जिसको निम्न स्तर कहा जाता है। पूछा जा सकता है भी निम्न स्तर किसे कहेंगे, तो निम्न स्तर जो कहेंगे हमें ग्राम पंचायत को कहेंगे। ब्लॉक समिति मध्यम स्तर है और जिला परिषद आपकी उच्च स्तर है भी। जिला परिषद क्या आपकी उच्च स्तर है। इसी तरह से शहरी स्तर का जैसे जिक्र करते हैं, नगर पालिका होती है जिसको निम्न स्तर कहा जाता है। उसके बाद में नगर परिषद होती है जिसको मध्यम स्तर कहा जाता है और नगर निगम जो है उसको उच्च स्तर कहा जाता है। मैंने कई बार आपको बताया हरियाणा में 11 नगर निगम है। पहले कितने थे? 10 थे, परंतु एक और हो गया। कौन सा? मानेसर नया नगर निगम बना है। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नवनिर्मित नगर निगम हरियाणा के अंदर कौन सा है? तो 11वां नगर निगम है और वो कौन सा है? आपका है मानेसर। गुड़गांव एक ऐसा जिला है जिसके अंदर 2 नगर निगम है। ठीक है, तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद होती है। शहरी स्तर पर आपकी नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम होता है भी। क्या होता है? नगर निगम होता है। याद करना। पंचायती राज सूची का विषय है। पंचायती राज जो है वो राज्य सूची का विषय है भी। पंचायती राज राज्य सूची का विषय है और इसके संबंध में कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है भी। किसको है? राज्य सरकार को। राज्य सूची का होगा, मैंने कई बार आपको बताया, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां दी हुई है। केंद्रीय सूची है, राज्य सूची और एक संवर्ती सूची दी हुई है। केंद्रीय सूची में अधिकार बनाने का जो काम है वो केंद्र सरकार को है और राज्य सूची में जो कानून बनाने का अधिकार है राज्य को। और संवर्ती सूची ऐसी सूची है जिसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र दोनों को है। ठीक है भी, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन व शक्तियां प्रदान करने की बात कही गई है भी। ठीक है भी, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान के भाग नंबर 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन व शक्तियां प्रदान करने की क्या कही गई है? बात कही गई है। अभी रिपीट भी हुआ ये क्वेश्चन आपका। हरियाणा भारत का दूसरा ऐसा राज्य है। ठीक है भी, हरियाणा भारत का दूसरा ऐसा राज्य है जहां पंचायत चुनाव में शिक्षा का प्रावधान किया गया है भी। ठीक है भी, दूसरा ऐसा राज्य है हरियाणा जहां पर शिक्षा का प्रावधान किया गया है। पहला राज्य कौन सा है? हमारा पड़ोसी राज्य है राजस्थान। कौन सा राज्य है? राजस्थान। 7 सितंबर 2015 को 7 सितंबर 2015 को 15 में किया गया। सामान्य वर्ग के लिए 10वीं कक्षा उत्तीर्ण, एससी व महिलाओं के लिए 8वीं पास उत्तीर्ण होनी चाहिए। जबकि प्रथम राज्य राजस्थान है जहां पर 2014 में पंचायती राज में शिक्षा का प्रावधान किया गया था। ठीक है भी, यानी आपसे पूछे भी पंचायती चुनाव में शिक्षा का जो प्रावधान करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो आपको ध्यान होना चाहिए राजस्थान। 2014 में ये प्रावधान किए गए थे। जबकि दूसरा जो राज्य रहेगा वो हरियाणा, जहां पर आपको ध्यान होना चाहिए 7 सितंबर 2015 को ये प्रावधान किया गया। शिक्षित है यानी सामान्य वर्ग का कोई व्यक्ति 10वीं पास है तो वो क्या सकता है? चुनाव लड़ सकता है, अन्यथा चुनाव नहीं लड़ सकता भी। एससी एसटी और महिलाओं के लिए जो कंडीशन है वो 8वीं पास है रखी गई है। ठीक है भी, तो ऐसी आपको बड़ी बेहतरीन जानकारी होनी चाहिए सभी बच्चों को भाई। उसके बाद में पंचायती राज का चुनाव ईवीएम का प्रयोग करके भी
पंचायती राज चुनाव में ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग करके चुनाव करवाने वाला प्रथम राज्य हरियाणा है। भी प्रथम राज्य भी कौन सा है आपका ईवीएम से चुनाव करवाने वाला, वो भी आपका कौन सा है, हरियाणा। ईवीएम मतलब मैंने कई बार आपको बताया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जैसे जिक्र करते हैं। नोट, भारत में ईवीएम का पहली बार प्रयोग मई 1982 में पारूर केरल में विधानसभा चुनाव में किया गया था। भी यानी 1982 में अगर पूछे भारत में सबसे पहले ईवीएम का प्रयोग कब किया गया था, तो ईवीएम का प्रयोग हुआ था 1982 के अंदर। पारूर जो विधानसभा सीट है केरल की, उस विधानसभा सीट पे चुनाव यानी वोटिंग के समय किया गया था। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने पंचायती राज संस्थाओं का स्वरूप बदलने के साथ साथ शक्तियों का विकेंद्रीकरण करने के लिए अंतर जिला परिषद का गठन किया है। भी हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है भी जिसने पंचायती राज संस्थाओं का स्वरूप बदलने के साथ साथ शक्तियों का विकेंद्रीकरण करने के लिए अंतर जिला परिषद का क्या किया है, गठन किया है। भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं, हरियाणा में 26 अप्रैल 2015 को ई पंचायत संवाद सेवा शुरू की गई थी। भी ठीक है, हरियाणा में 26 अप्रैल 2015 को ई पंचायत संवाद सेवा शुरू की गई थी। रोहतक से भी कहां से शुरू की गई थी आपकी, ये रोहतक से शुरू की गई थी। हाल ही में हरियाणा विधानसभा में पंचायती राज में महिलाओं को 50% कितने 50% आरक्षण दिए जाने के बिल पास हुआ है। इसके साथ ही हरियाणा विधानसभा में पंचायती राज संस्थाओं के लिए राइट टू रिकॉल विधेयक पास किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है राइट टू रिकॉल, यानी हमारे चुने हुए सदस्यों को हम क्या कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। राइट टू रिकॉल वापिस भी बुला सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उनको वापिस भी बुला सकते हैं। विस्तृत बताऊंगा इस चीज के बारे में भी, कैसे बुला सकते हैं, कैसे उनको कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये चीज जरूर पढ़नी है, पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण दिए जाने का बिल पास हुआ है। भी कितना उनको देंगे, 50% का दर्जा देंगे, वो तो एक अलग मैटर है, हम उस विषय पर बात नहीं करना चाहते। इसके बाद में राइट टू रिकॉल विधेयक भी क्या किया गया है, पास किया गया है। यानी हमारे चुने हुए सदस्यों को हम क्या कर सकते हैं, पद से हटा भी सकते हैं। राइट टू रिकॉल यह एक ऐसी प्रक्रिया है, अब देखो समझनी है सभी बच्चों को बड़े ध्यान से, हो सकता है कभी इसकी भी जरूरतें पड़ सकती है। भी ठीक है, राइट टू रिकॉल क्या है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पंचायती राज में निर्वाचित अधिकारियों को उनके सामान्य कार्यकाल की समाप्ति से पहले ही हटाने की शक्ति मतदाताओं को प्राप्त है। यानी मतदाता क्या कर सकते हैं, उनके कार्यकाल से पहले ही उनको पद से हटा सकते हैं। अब कैसी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को आपको समझना है, स्टेप बाय स्टेप कैसे दी हुई है। पहला स्टेप क्या होता है, स्टेप फर्स्ट, इस बिल के अंतर्गत ठीक है, जनप्रतिनिधियों को हटाने के लिए गांव के 33% मतदाता अविश्वास प्रस्ताव लिखित में शिकायत संबंधित अधिकारी को देंगे। यानी गांव के जो 33% जो मतदाता है ना, वो लिखित में एक शिकायत जो संबंधित अधिकारी है, वीडीपीओ का जैसे जिक्र करते हैं, उसको लिखित में देंगे। भी हम क्या करेंगे, उसको हटाना है उस सरपंच को या किसी और पंच का जैसे जिक्र करते हैं। अब स्टेप दूसरा होता है, फिर इसमें यह प्रस्ताव खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी वीडीपीओ के पास जाएगा। इसके बाद ग्राम सभा की बैठक बुलाकर इस पर चर्चा करवाई जाएगी। भी अब ये जो जाएगा ना, किसके पास जाएगा, यह प्रस्ताव खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी के पास जाएगा, वीडीपीओ के पास और के पास जाएगा। इसके बाद ग्राम सभा की बैठक बुलाकर इस पर चर्चा करवाई जाएगी। यानी ग्राम सभा की बैठक बुलाई जाएगी और इस विषय पर चर्चा की जाएगी सबसे पहले। फिर तीसरा स्टेप आता है। तीसरा स्टेप क्या है, स्टेप 3, इस बैठक के तुरंत बाद गुप्त मतदान करवाया जाएगा और अगर 67% ग्रामीण लोगों ने जनप्रतिनिधि के खिलाफ मतदान किया तो वह पद मुक्त हो जाएगा। भी क्या हो जाएगा, पद मुक्त हो जाएगा, पद से हट जाएगा अगर 67% लोग उसके विरुद्ध मतदान करते हैं तो। ठीक है भी, ये समझना है। नोट देखो, अब एक ही बात समझना इस तरह के बारे में। पहले क्या होते हैं, अगर किसी को हटाना है तो 33% ग्राम जो मतदाता है, गांव के मतदाता है, वो लोग लिखित में एक शिकायत देंगे किसको, वीडीपीओ के बारे में। दूसरा स्टेप, वीडीपीओ क्या करेगा, उस पर विचार करेगा और ग्राम पंचायत की एक मीटिंग बुलाएगा। मीटिंग बुलाने के बाद चर्चा करने के बाद में लोगों से गुप्त मतदान करवाएगा। अगर उस गुप्त मतदान में 67% लोग
जनप्रतिनिधि के विरुद्ध अगर मतदान करते हैं तो उसको पद से हटाया जा सकता है, उसको पद से हटाया जाएगा। ठीक है भी। उसके बाद में देखो पढ़ते हैं इस चीज के बारे में पूरी जानकारी। अब क्या हो सकता है ऐसा, अब ये भी नहीं है भी किसी व्यक्ति के विरुद्ध प्रस्ताव लाया गया और पास हुआ नहीं, फिर 10 महीने बाद में और प्रस्ताव उसके विरुद्ध ले आया, फिर 10 दिन बाद और ले आया, ऐसा नहीं है भी, ऐसा नहीं है। अब देखो समझो इस चीज के बारे में, नोट जनप्रतिनिधि चुने जाने के 1 वर्ष के बाद ही इस नियम के तहत अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकेगा। यानी 1 साल तो होना चाहिए, 1 साल है, ठीक है, नियम के तहत अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सके। अगर अविश्वास प्रस्ताव के दौरान सरपंच के विरोध में निर्धारित 2/3 मत नहीं पड़ते हैं तो आने वाले 1 वर्ष तक दोबारा अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकेगा। इस तरह 1 वर्ष में सिर्फ 1 बार ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। अगर उसके विरुद्ध वोट डाले जाए, 55% लोग वोट डाले तो उसके विरुद्ध तो नहीं हुए ना, फिर ये नहीं 1 महीने बाद उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाए, 1 साल में 1 बार ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। पंचायती राज की संस्थाओं का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से वेशक मताधिकार के आधार पर होता है, जबकि पंचायत समिति के चेयरमैन, जिला परिषद के चेयरमैन का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है भी। ठीक है भी। यानी पंचायती राज की संस्थाओं के चुनाव जो है ना, प्रतिनिधि जो चुने जाते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। कैसे? प्रत्यक्ष, डायरेक्ट चुने जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा पंचायत समिति के चेयरमैन, जिला परिषद के चेयरमैन जो है वो क्या होते हैं? अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, इनडायरेक्ट चुने जाते हैं भी। जो प्रतिनिधि हम चुन के भेजते हैं वो प्रतिनिधि अपने में से किसी को चेयरमैन और किसी को पंचायत समिति का चेयरमैन और किसी को जिला परिषद का क्या चुनते हैं? चेयरमैन चुनते हैं। ठीक है भी। तो ये थोड़ी सी जानकारी आपको पढ़ना है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव क्या होते हैं ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ग्राम पंचायत के मुखिया को सरपंच कहा जाता है। ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है उसको क्या कहा जाता है? सरपंच कहा जाता है। पंचायत समिति के जो अध्यक्ष को चेयरमैन, प्रधान कहा जाता है, तथा इसका मुख्य अधिकारी खंड विकास अधिकारी होता है। भी कौन होता है इसका मुख्य अधिकारी? खंड विकास अधिकारी, जिसको वीडीपीओ के नाम से जानते हैं भी। ठीक है भी। तो पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो होता है, स्थानीय स्वशासन की सबसे बड़ी संस्था जिला परिषद है, स्थानीय स्वशासन की होती है, जो कि ग्राम पंचायत और ब्लॉक समिति के बीच सामंजस्य स्थापित करती है। यानी ग्राम पंचायत और ब्लॉक समिति के बीच में कोऑर्डिनेशन, समन्वय अर्थात सामंजस्य बिठाने का जो काम करती है वो कौन करती है? जिला परिषद करती है। कौन करती है? जिला परिषद करती है। तो पढ़ना इसके बारे में भी। उसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं ग्राम सचिव। ठीक है। ग्राम है सचिव राज्य सरकार और पंचायत समिति, पंचायत के बीच कड़ी का रूप में कार्य करता है। पूछा आप जैसे ग्राम सचिव भर्ती होगे तो ग्राम सचिव का क्या कार्य है? ग्राम सचिव का पंचायत और सरकार के बीच किसका काम करती है? कड़ी का काम करती है। ठीक है भी। यानी एक कड़ी का काम करती है। आपस की जो गतिविधियां, उन गतिविधियों से क्या करते हैं? वो रूबरू करवाते हैं आपस में। ठीक है। ये चीज आपको पता हो। नगर निगम के मुखिया को मेयर कहा जाता है और मेयर को शहर का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है। जैसे भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति को जो कहा जाता है ना, राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल को जो कहा जाता है, इसी तरीके से मेयर जो होता है वो शहर का क्या होता है? प्रथम नागरिक होता है। और नगर निगम का क्या होता है? वो मुखिया होता है। ठीक है भी। मुखिया को मेयर कहा जाता है। ग्राम सभा की बैठक वर्ष में 2 बार होती है भी। ग्राम सभा की जो बैठक होती है वो वर्ष में कितनी बार होती है? 2 बार होती है। एक तो 13 अप्रैल को होती है और एक 2 अक्टूबर को भी। ठीक है भी। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म भी हुआ था। ठीक है भी। तो 2 अप्रैल और 13 अप्रैल को 2 बार बैठक होती है ग्राम पंचायत की, जैसे जिक्र करें। उसके बाद में हरियाणा में पंचायतों का पूरा रिकॉर्ड डिजिटल करने के लिए, हरियाणा में पंचायतों का पूरा रिकॉर्ड डिजिटल करने के लिए हरियाणा ग्राम दर्शन पोर्टल, हरियाणा ग्राम दर्शन पोर्टल योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2020 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा शुरू की गई है। इस पोर्टल पर हरियाणा राज्य के तहत हरियाणा राज्य की उस समय 6197 ग्राम पंचायतों का संपूर्ण डाटा उपलब्ध
करवाया गया था। अब आप है ना, ये जो एक पोर्टल है हरियाणा ग्राम दर्शन पोर्टल, उस पोर्टल पर जाकर अपने गांव के सरपंच के बारे में जानकारी एकत्रित कर सकते हो, उसके फोन नंबर एकत्रित कर सकते हो। इसके साथ सरपंच के साथ साथ जितने भी वार्ड हैं, उन वार्डों के जो पंच कौन कौन बने, उन पंचों के बारे में भी आपको जानकारी मिलती है। कितने 6197 ग्राम पंचायतों का संपूर्ण डाटा आपको क्या है उपलब्ध मिलेगा भी। ठीक है भी, देख सकते हो ये चीजें। राजस्थान में भी ऐसा है, जैसे हमारे एक मित्र हैं, वो कई बार मेरे पास लिस्ट भेजते हैं, कहते यार राजस्थान की एक बहुत बड़ी लिस्ट है, जिला वाइज है, फिर उनकी जो पंचायत समिति है, फिर उनके गांव दिए हुए, उसके अंतर्गत उस गांव के आगे सरपंच का नाम दिया हो, सरपंच के आगे फोन नंबर दिया होता है। तो आप उस गांव के सरपंच से मेरे को बात करनी है, बताओ ना ढूंढ के कहाँ से वो गाँव है। तो ऐसा है भाई, ठीक है। इसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं हरियाणा ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत हरियाणा में पहली बार भी, ठीक है भी, हरियाणा ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत हरियाणा में पहली बार ऑनलाइन ई ग्राम सभाएं आयोजित की गई थी भी। ऑनलाइन ग्राम सभाएं क्या की गई थी, आयोजित की गई थी। 1 नवंबर 2020 को हरियाणा दिवस को मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा करनाल जिले की ग्राम पंचायतों में भारत नेट व वाईफाई चौपाल का शुभारंभ किया गया था। भारत नेट व वाईफाई चौपाल का शुभारंभ किया गया था किसके द्वारा, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। कब, 1 नवंबर 2020 को हरियाणा दिवस के उपलक्ष्य में किस जिले के अंदर, तो आपको ध्यान होना चाहिए करनाल जिले में, ठीक है भी। उसके बाद में जैसे जिक्र करें प्रदेश का पहला आदर्श गांव, प्रदेश का पहला आदर्श गांव सुई है भी, और अभी राष्ट्रपति भी यहां आए थे। प्रदेश का पहला आदर्श गांव सुई भिवानी है, जो कि 100 प्रेरित आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत विकसित है, जहां पर अभी हाल ही में 17 नवंबर 2021 को इस गांव के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने क्या की थी, शिरकत की थी। रामनाथ कोविंद ने क्या की थी, शिरकत की थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछे भी हरियाणा का पहला आदर्श गांव जो 100 प्रेरित गांव है वो कौन सा है, वो सुई गांव है। किस जिले के अंतर्गत आता है, ये भिवानी जिले के अंतर्गत आता है, जहां पर 17 नवंबर 2021 को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद एक उद्घाटन समारोह के अंदर आए थे, ठीक है भी। उसके बाद में हरियाणा में नगर निगम, इनका गठन उन शहरी क्षेत्रों में किया जाता है जिनकी जनसंख्या 3 लाख से अधिक हो भी, यानी जिनकी जनसंख्या 3 लाख से अधिक हो, वहां पर किसका गठन किया जाता है, नगर निगम का गठन किया जाता है। वर्तमान समय में हरियाणा में कुल नगर निगम 11 है भी। कितने नगर निगम है वर्तमान समय में हरियाणा के अंदर? 11 नगर निगम है। फरीदाबाद है, गुरुग्राम है, रोहतक, अंबाला, पंचकुला, करनाल, पानीपत है, हिसार, यमुनानगर, सोनीपत और मानेसर है। नवनिर्मित जो आपका रहेगा वो कौन सा रहेगा, मानेसर रहेगा भी, ठीक है। नोट, हरियाणा का गुरुग्राम एकमात्र ऐसा जिला है जिसमें 2 नगर निगम है, गुरुग्राम और मानेसर भी। मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं इस चीज के बारे में। तो गुरुग्राम और मानेसर जो आते हैं वो किसके अंतर्गत, गुरुग्राम जिले के अंतर्गत आते हैं। हरियाणा का सबसे बड़ा नगर निगम कौन सा है? हरियाणा का सबसे बड़ा नगर निगम जो है वो फरीदाबाद है भी। क्या है? फरीदाबाद, जिसको औद्योगिक नगरी के नाम से भी जाना जाता है। कब गठन हुआ था इसका? 1994 में। कब गठन? 1994 में। हरियाणा का सबसे छोटा नगर निगम कौन सा है? छोटा नगर निगम पंचकुला है। गठन हुआ था 2010 के अंतर्गत, ठीक है भी, 2010 में। हरियाणा का नवीनतम नगर निगम कौन सा है? नवीनतम नगर निगम आपका मानेसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना, जरूर आपको मिलेगा ये, ठीक है भी। 23 दिसंबर 2020 को बना था। कब बना था? 23 दिसंबर 2020 को। उससे पहले 10वां जो बना था कौन सा था? वो आपका सोनीपत था। हो सकता है आपसे पूछा जाए इसमें निम्न में से कौन से नवनिर्मित नगर निगम है, और उसमें मानेसर हो ही ना। सोनीपत हो तो हम क्या लिखेंगे? सोनीपत लिखेंगे। वहां पर क्या लिखेंगे? सोनीपत, ठीक है भी। हाल ही में हरियाणा के यमुनानगर निगम द्वारा माई वार्ड माई रिस्पॉन्सिबिलिटी अवार्ड की क्या की गई है? शुरुआत की गई है। पूछा जा सकता है भी माई वार्ड माई रिस्पॉन्सिबिलिटी अवार्ड की शुरुआत हरियाणा की किस नगर निगम में की गई है? तो ये नगर निगम रहेगा आपका यमुनानगर। कौन सा नगर निगम रहेगा आपका? यमुनानगर निगम, नगर निगम रहेगा।
हरियाणा में नगर परिषद, इसका गठन उन छोटे शहरों में, अब देखो वो नगर निगम का हम जिक्र कर रहे थे, अब नगर परिषद का, हरियाणा में नगर परिषद, इनका गठन उन छोटे शहरों में किया जाता है जिनकी जनसंख्या 50,000 से 3 लाख के बीच हो। वर्तमान समय में हरियाणा में कुल 22 नगर परिषद है। कितनी नगर परिषद है? 22 नगर परिषद है। हरियाणा में नगर पालिका, इनका गठन उन क्षेत्रों में किया जाता है जिनकी जनसंख्या 50,000 तक हो। वर्तमान समय में हरियाणा में कुल 59 नगर पालिकाएं हैं। कितनी नगर पालिका है? 59 नगर पालिका। नगर निगम 11 है, नगर परिषद आपकी 22 है, और नगर पालिका का हम जिक्र करें तो नगर पालिका कितनी आपकी? 59 नगर पालिकाएं हैं। ठीक है भाई, ये पूरी की पूरी जानकारी आप सब बच्चों को होना चाहिए भाई, अभी पूछे जाएंगे इनसे संबंधित क्वेश्चन। हरियाणा में कुल गांव 7,000 प्लस, HSSC मानती है, कितने मानती है? 6,841 भी, परंतु वर्तमान समय में हरियाणा के अंदर 7,000 प्लस क्या है? आपके ग्राम है, गांव है। हरियाणा में कुल ग्राम पंचायत है वो 6234 है। हरियाणा में कुल ब्लॉक का जिक्र करें तो 140 प्लस 2 142 हो गए हैं, परंतु कुछ किताबें, कुछ HSSC ने भी 140 ही मान रही है भी। ठीक है भी, HSSC की साइट के ऊपर अगर हम देखते हैं तो 140 है, परंतु 142 हो गए हैं। कितने हो गए? 142। एक तो धारूहेड़ा है और एक मछरौली, ये दो भी आपके क्या है? नए ब्लॉक बन चुके हैं। ठीक है। हरियाणा में कुल पंचायत समिति का जिक्र करें तो पंचायत समिति कितनी है? हरियाणा के अंदर 126 पंचायत समिति है। और हरियाणा में कुल जिला परिषद का जिक्र करें तो मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूं, 22 जिला परिषद है। यानी नगर निगम आपके 11 है, जिला परिषद का जैसे जिक्र करते हैं 22 है, नगर परिषद का भी जिक्र करें तो 22 है, और हम जिक्र करें जैसे नगर पालिका तो नगर पालिका आपकी 59 है भी। गांव का जिक्र करें, हरियाणा में 7,000 प्लस गांव, परंतु HSSC 6,841 मानती है। ग्राम पंचायत 6234 है। ब्लॉक का जिक्र करें तो ब्लॉक 142 हो गए अभी। कितने हो गए? 142 हो गए। और पंचायत समिति का जिक्र करें तो पंचायत समिति कितनी होगी? 126वीं। हरियाणा में सर्वाधिक ग्राम पंचायत वाला जिला में, इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है अभी HSSC के द्वारा, हरियाणा में सर्वाधिक ग्राम पंचायत वाला जिला आपका यमुनानगर है। सबसे ज्यादा ग्राम पंचायत यमुनानगर में। सबसे कम ग्राम पंचायत का अगर हम जिक्र करें तो ये जिला रहेगा आपका फरीदाबाद। अधिक वाला यमुनानगर और कम वाला कौन सा रहेगा? आपका फरीदाबाद रहेगा। उसके बाद में हरियाणा में सर्वाधिक गांव वाला जिला, तो सर्वाधिक जो गांव है वो यमुनानगर में है, और सबसे न्यूनतम गांव वाला जो जिला रहेगा वो रोहतक। अब देखो, सर्वाधिक आपसे गांव पूछे या सर्वाधिक ग्राम पंचायत पूछे तो आपकी यमुनानगर में रहेगी। सबसे कम ग्राम पंचायत जो रहेगी फरीदाबाद में, और न्यूनतम गांव वाला जिला भी आपका रोहतक रहेगा भी। ठीक है भी, याद कर लेना। उसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं, यानी 7 स्टार रेनबो योजना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हरियाणा सरकार की एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना है 7 स्टार रेनबो योजना। गांवों को रैंक दिए गए थे भी, अलग अलग तरह की क्या दिए गए? रेनबो मतलब क्या होता है? इंद्रधनुष। क्या होते हैं? सतरंगी जो इंद्रधनुष होता है ना रेनबो का, जैसे इसी आधार पर क्या है गांव को अलग अलग क्या दिए गए थे? कलर वाइज रैंक दिए गए थे। ठीक है, पढ़ना। लॉन्च कब हुई थी ये रेनबो 7 स्टार रेनबो योजना? 26 जनवरी 2018 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा हरियाणा ग्राम पंचायतों को स्टार रैंकिंग देने वाला भारत का प्रथम राज्य है। यानी हरियाणा ग्राम पंचायतों को स्टार रैंकिंग देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा? आपका हरियाणा है। ठीक है, सभी 7 स्टार प्राप्त करने वाला गांव रेनबो विलेज कहलाएगा भी। यानी 7 स्टार जो प्राप्त करेगा ना वो गांव क्या कहलाएगा? रेनबो विलेज कहलाएगा। इस योजना में 7 पैरामीटर निर्धारित है। इस योजना में 7 पैरामीटर निर्धारित है और प्रत्येक के 100 अंक है। ग्रीन कलर है, अब प्रत्येक की क्या है? 100 अंक है। जैसे जिक्र करते हैं, पहला जो आपका है वो ग्रीन कलर। ग्रीन कलर किसको दर्शाता है? ग्रीन कलर पर्यावरण कार्यों के लिए, गुलाबी कलर लिंगानुपात के लिए, आसमानी जो कलर है वो बच्चों में को शिक्षा हेतु है, सफेद कलर सफाई के लिए है, सिल्वर कलर गांव के लोगों के द्वारा विकास के हर गतिविधि में
भाग लेने हेतु है, गोल्डन कलर है वो सुशासन हेतु है, केसरिया कलर जो है अपराध को कम या खत्म करने के प्रयास के लिए, ठीक है भी, प्रदेश के लिए प्रत्येक स्टार पर 1,00,000 रुपए, लेकिन गुलाबी व ग्रीन स्टार पर 1.5 लाख रुपए निर्धारित किए गए हैं। अलग अलग देखो रंग दिए गए हैं उसके आधार पर, जैसे जिक्र करें आपके ग्रीन कलर है वो पर्यावरण कार्यों के लिए, गुलाबी कलर लिंगानुपात से जैसे जिक्र करते हैं आसमानी बच्चों को शिक्षित करने में, सफेद कलर है सफाई के लिए जैसे है, ठीक है, सिल्वर कलर गांव में लोगों द्वारा विकास की हर गतिविधि में भाग लेने हेतु जो योगदान दिए जाते हैं उसके लिए है, और गोल्डन कलर जो आपका सुशासन हेतु है, और केसरिया कलर है अपराध को कम करना या खत्म करना के लिए जो प्रयास किए जाते हैं उनसे संबंधित। और हर एक जो प्रत्येक जो स्टार है उसके ऊपर क्या दिए जाते हैं 1-1 लाख रुपए, क्या दिए जाते हैं 1-1 लाख रुपए। परंतु ग्रीन और गुलाबी जो कलर है अर्थात पर्यावरण से संबंधित और लिंगानुपात से संबंधित जिसने जो अंक जो प्राप्त किए, रैंक जो हासिल की, उसको 1.5 लाख रुपए दिए जाते हैं इस योजना के तहत भी, ठीक है भी। उसके बाद में वजीरपुर गुरुग्राम प्रदेश का 6 स्टार। अब देखो कितनी बड़ी बात है, वजीरपुर गांव है गुरुग्राम का, प्रत्येक का प्रदेश का 6 स्टार प्राप्त करने वाला गांव है भी, यानी 7 में से उसने कितने स्टार प्राप्त किए, 6 स्टार प्राप्त किए, प्राप्त करने वाला गांव है। कब प्राप्त किए थे 13 अगस्त 2019 को, 13 अगस्त 2019 को। तो ये वजीरपुर गांव याद जरूर रखना भी, ये वजीरपुर है। कुछ बच्चे ये सोच रहे हो वजीराबाद, ये वजीराबाद दिल्ली में पड़ता है भी, ठीक है, तो वजीरपुर का जिक्र कर रहे थे हम। उसके बाद में प्रदेश सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के तहत होने वाले विकास कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए 5 लाख रुपए से अधिक राशि के निर्माण कार्यों के लिए ई टेंडरिंग व्यवस्था, क्वेश्चन पूछा जा चुका है एचएसएससी के द्वारा इससे संबंधित। तो प्रदेश सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के तहत होने वाले विकास कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, लाने के लिए 5 लाख रुपए से अधिक राशि के निर्माण कार्यों के लिए ई टेंडरिंग व्यवस्था को अनिवार्य किया है भी, ठीक है। हरियाणा की युवा सरपंच रेखा रानी है भी, हरियाणा की युवा सरपंच कौन है, रेखा रानी है, चबला मोरी गांव से, फतेहबाद से जैसे जिक्र करते हैं, ठीक है भी। भारत का पहला नगर निगम कौन सा बना था, मद्रास नगर निगम बना था, कब 1687 के अंदर। ये मद्रास वही है जिसको आजकल चेन्नई के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, तमिलनाडु राज्य की राजधानी है। देश की सबसे युवा मेयर, देश की सबसे युवा मेयर है ये आर्या राजेंद्रन है, 21 वर्ष की है अभी, कितने वर्ष की है, 21 वर्ष की है। और देश की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष ये रेशमा मरियम है, 21 वर्ष की भी, ये भी कितने वर्ष की है, 21 वर्ष की। तो हरियाणा की सबसे युवा सरपंच रेखा रानी चबला मोरी फतेहबाद से है, हमारा पड़ोसी गांव है। भारत का पहला नगर निगम मद्रास 1687 में, और देश की सबसे युवा मेयर आर्य राजेंद्रन है, 21 वर्ष की उम्र में बनी है ये। और देश की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष है रेशमा मरियम, रेशमा मरियम। अभी ये थोड़ा सा समझना इस चीज के बारे में, देश की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष। अब हरियाणा की पूछे तो रेखा रानी है, क्या है, रेखा रानी है, जबकि देश की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष पूछे तो रेशमा मरियम है भी, ठीक है। हरियाणा प्रदेश का प्रथम अत्याधुनिक ग्राम सचिवालय, बहुत इंपॉर्टेंट है, हरियाणा प्रदेश का प्रथम अत्याधुनिक ग्राम सचिवालय पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन भी हेबतपुर है, जींद जिले के अंदर। कौन सा है, हेबतपुर, जींद जिले में। प्रदेश में पहला मॉडर्न रेवेन्यू रिकॉर्ड रूम, मॉडर्न रेवेन्यू रिकॉर्ड रूम आधुनिक अभिलेख कक्ष कैथल जिले में 24 जून 2017 को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में तैयार किया गया है, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में तैयार किया गया है, इंपोर्टेंट है। अभी हाल ही में 21 नवंबर 2021 को, अभी हाल ही की बात कर रहा हूं, 21 नवंबर 2021 की मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश के सभी 22 जिलों में बने आधुनिक अभिलेख कक्ष का लोकार्पण किया गया है, ठीक है भी। यानी 21 नवंबर 2021 को करंट का क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश के सभी 22 जिलों में बने आधुनिक अभिलेख कक्ष का क्या किया गया है, लोकार्पण किया गया है, ठीक है भी, उद्घाटन किया है।
पढ़ना इसके बारे में भी। हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज। अब हरियाणा में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कौन है? शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज ने प्रदेश के नगर निकायों में एनफोर्समेंट ब्रांच का गठन करने की घोषणा की है, जिसका मुख्य उद्देश्य अतिक्रमण व निर्माण कार्यों की गतिविधियों पर पैनी नजर रखना है। पैनी नजर रखना है भी, किसी भी तरह का अतिक्रमण न हो। ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अवार्ड 2020 इंपोर्टेंट है, याद करना। ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अवार्ड 2020 किसको, किस गांव को मिला है? ये गांव है काहनौर गांव। कौन सा गांव है? काहनौर गांव है। और किस जिले के अंतर्गत आता है? ये रोहतक जिले के अंतर्गत आता है। किस खंड के अंतर्गत आता है? कलानौर खंड के अंदर। काहनौर जो गांव है ये कलानौर खंड के अंतर्गत आता है और जिला जो इसका है वो रोहतक जिला है। कौन सा जिला है? रोहतक जिला। उसके बाद में जैसे जिक्र वेस्ट विलेज अवार्ड जो मिला है, किस गांव को मिला है? वेस्ट विलेज अवार्ड। वेस्ट विलेज अवार्ड गांव कापड़ो हिसार को मिला है, गांव डिंगसरा फतेहाबाद और गांव फग्गू सिरसा। ये क्या है आपके ध्यान होना चाहिए, वेस्ट विलेज गांव है। मुकेश सर बैठे हैं मेरे सामने, जयवीर सर बैठे हैं, इनका गांव है डिंगसरा गांव भाई, ठीक है भी। तो वेस्ट विलेज का अवार्ड इस गांव को मिला हुआ है। और नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव सम्मान ग्राम सभा पुरस्कार ये जींद जिला की बधाना ग्राम पंचायत को मिला भी, ठीक है। नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार है जींद जिला की बधाना ग्राम पंचायत को मिला है। ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार गुरुग्राम जिले की मिर्जापुर पंचायत को मिला है। ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार ये गुरुग्राम जिले की मिर्जापुर ग्राम पंचायत को मिला भी। ये मिर्जापुर हिसार में भी है भी, ठीक है भी। मिर्जापुर यूपी उत्तर प्रदेश में भी है। बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार 2021, बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार 2021 रोहतक जिले की काहनौर ग्राम पंचायत को मिला। ये वही काहनौर है जो कलानौर खंड के अंतर्गत आती है रोहतक जिले में, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार, दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार अंबाला जिले को किस किस को मिला है? ये अंबाला जिले को मिला है। यानी दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार है, ये अंबाला जिले को मिला है। गुरुग्राम के पटौदी खंड को मिला है, कैथल जिले के सिवन खंड को, रोहतक जिले के काहनौर गांव को, सोनीपत जिले के गांव शामड़ी लोचब को, फरीदाबाद जिले के गांव नरियाला को, ठीक है भी। तो ये ध्यान करना इस चीज के बारे में इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में पूछे हरियाणा का पहला प्रथम कैशलेस गांव कौन सा है भी, ठीक है। हरियाणा प्रदेश का प्रथम कैशलेस गांव कौन सा है? नीलावाड़ी। ये सिरसा जिले में आती है। जब भी आप सिरसा से डब्बाड़ी जाते हो तो रास्ते में एक बोर्ड लिखा हुआ आता है नीलावाड़ी। तो नीलावाड़ी हरियाणा का पहला कौन सा गांव है? कैशलेस गांव है। हरियाणा का प्रथम है लाल डोरा मुक्त गांव कौन सा है? सिरसी करनाल। सिरसी करनाल गांव ये डोरा मुक्त, लाल डोरा मुक्त गांव है सिरसी, ठीक है भी। और एक सिरसी गांव बैल के पास भी पड़ता है भी, भिवानी जिले में। ये आप कंफ्यूज मत होना, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। सिरसी भी एक तो बैल में पढ़ रहे हैं, परंतु मैं सिरसी किसका जिक्र कर रहा हूं? ये सिरसी आपका, ये सिरसी रहेगा आपका करनाल जिले वाला, ठीक है भी। तो ये थोड़ा सा ध्यान करना, एक बैल के पास भी है और हमारे चालक है वहां से रमेश कुमार, सिरसी से, ठीक है। हरियाणा प्रदेश का प्रथम डिजिटल गांव कौन सा है? गुरावड़। हरियाणा प्रदेश का प्रथम डिजिटल गांव कौन सा है? गुरावड़ा रेवाड़ी में है। और नोट भारत देश का प्रथम डिजिटल गांव अकोदरा। अगर देखो हरियाणा का हम जिक्र करें भी, हरियाणा का पहला प्रथम डिजिटल गांव कौन सा है? गुरावड़ गांव है। गुरावड़ा गांव रेवाड़ी में पड़ता है। देश का प्रथम डिजिटल गांव का जिसे जिक्र करें तो कौन सा है? अकोदरा गुजरात में भी, ठीक है। अकोदरा गुजरात में है। हरियाणा का पहला मॉडल सिकल सेंटर स्थापित किया गया पन्नेवाड़ा मोटा सिरसा में भी, ठीक है भी। यानी हरियाणा में पहला मॉडल सिकल सेंटर स्थापित किया गया पन्नेवाड़ा मोटा सिरसा के अंतर्गत है। हरियाणा प्रदेश का पहला पूर्व डिजिटल युक्त व प्लास्टिक मुक्त गांव कौन सा है भी, ठीक है भी। हरियाणा प्रदेश का पहला पूर्ण डिजिटल युक्त व प्लास्टिक मुक्त गांव कौन सा? ये अर्जे हेड़ी, ये
अर्जेहेड़ी करनाल में आता है भी, ठीक है। हरियाणा प्रदेश का प्रथम खुले में शौच मुक्त गांव कौन सा है? चक जातू गांव है। कौन सा चक है? जातू सिरसा जिले का है, ठीक है, जो प्रथम गांव है भी शौच मुक्त भी, ठीक है। उसके बाद में हरियाणा प्रदेश का प्रथम खुले में शौच मुक्त जिला कौन सा है? पंचकुला और सिरसा है, पंचकुला और सिरसा। स्वच्छ ग्रामीण सर्वेक्षण 2019 में हरियाणा प्रदेश को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था, जबकि जिलों के रूप में फरीदाबाद को दूसरा स्थान और रेवाड़ी को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तीसरा स्थान प्राप्त हुआ था। पढ़ लेना, पूरी की पूरी जानकारी इसके बारे में आपको दी हुई है। उसके बाद में जैसे स्मार्ट गांव बनाने के लिए HSGDA हरियाणा स्मार्ट ग्राम डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया गया है। यानी हरियाणा में स्मार्ट गांव बनाने के लिए भी HSGDA यानी हरियाणा स्मार्ट ग्राम डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया गया है। फरीदाबाद जिले का बनकपुर गांव प्रदेश का प्रथम ऐसा गांव है जहां सुबह की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ होती है, ठीक है भी। यानी पूछिए आपसे भी, हरियाणा का पहला ऐसा कौन सा गांव है जिस गांव के अंदर जिस गांव में जो है सुबह की जो शुरुआत होती है वो राष्ट्रगान से होती है? तो ये बनकपुर गांव है भी। क्या है? फरीदाबाद जिले का बनकपुर, जहां पर सुबह की शुरुआत होती है वो राष्ट्रगान से होती है भी। ये राष्ट्रगान आपको ध्यान ही होना चाहिए। जनगण मन अधिनायक जय है, जिसको गाने में 52 सेकंड का समय लगता है और किसके द्वारा लिखा हुआ? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। सबसे पहले कब गाया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है भी। तो ये पूरी की पूरी जानकारी सभी बच्चे पढ़ लेना बेटा, बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद में जिक्र करें दीनबंधु हरियाणा ग्राम उद्यान, दीनबंधु हरियाणा ग्राम उद्यान योजना 10,000 तक की आबादी वाले गांव के सर्वांगीण विकास के लिए भी, ठीक है भी। ये दीनबंधु हरियाणा ग्राम उद्यान जो योजना है वो 10,000 तक की आबादी वाले गांव के सर्वांगीण विकास के लिए है। महाग्राम विकास योजना है, ये 10,000 से अधिक की आबादी वाले गांव के सर्वांगीण विकास के लिए भी, ठीक है भी। यानी 10,000 से कम की आबादी वालों के लिए तो है दीनबंधु हरियाणा ग्राम उद्यान योजना है, और 10,000 से अधिक की आबादी वाले गांवों के लिए सर्वांगीण विकास के लिए जो है वो कौन सी है? महाग्राम विकास योजना। कौन सी है? महाग्राम विकास योजना भी, ठीक है भी। पढ़ना पूरी की पूरी जानकारी इसमें भी। उसके बाद में हरियाणा पंचायत संरक्षक योजना है भी। कौन सी है? हरियाणा पंचायत संरक्षक योजना। तो इसका शुभारंभ जो हुआ था मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा किया गया था। हरियाणा पंचायत संरक्षक योजना 2021 का शुभारंभ कब हुआ था? किसने किया था? मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा। कब? 56वें हरियाणा जो दिवस बनाया गया था 1 नवंबर 2021 के मौके पर। इस योजना के तहत विधायकों व सांसदों की तर्ज पर ग्रुप एक अधिकारी भी गांवों को गोद लेंगे। गोद लिए गांव के विकास और बुनियादी ढांचे को दुरुस्त करने के लिए अलग से फंड मिलेगा भी। उनको क्या है? अलग से फंड मिलेगा भी। हो सकता है आने वाले समय में हमें भी इस चीज का क्या मिले? मौका मिले भी, हम भी किसी गांव को क्या करेंगे? अडॉप्ट करेंगे और उसकी देखरेख के लिए क्या करेंगे? काम करेंगे, ठीक है भी। तो बहुत ही अच्छी योजना है। जैसे जिक्र करें इस योजना का, हरियाणा का पंचायत संरक्षक जो योजना है। उसके बाद में हाल ही में सोनीपत नगर निगम ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2000 हाल ही में सोनीपत नगर निगम ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के लिए ट्री मैन देवेंद्र सूरा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। बहुत इंपॉर्टेंट है। देवेंद्र सूरा को किस उपनाम से जाना जाता है? ट्री मैन के नाम से जाना जाता है। तो इसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। क्या बनाया है? ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। पूरी जानकारी पढ़ना इसके बारे में भी। देवेंद्र सूरा के बारे में मैंने पहले भी जानकारी आप सब बच्चों को दी हुई है। सर्वसम्मति से चुनी गई पंचायतों को प्रोत्साहन देने वाले भी, ठीक है। सर्वसम्मति से चुनी गई पंचायतों को प्रोत्साहन देने वाले जिन ग्राम पंचायतों में संपूर्ण ग्राम पंचायत का चुनाव सर्वसम्मति से होगा उसको 11 लाख रुपए दिए जाएंगे। भी सर्वसम्मति से किसी ग्राम पंचायत का चुनाव हो जाते हैं, सभी सदस्य और ग्राम जो प्रमुख होता है, सरपंच होता है, उसका चुनाव अगर
निर्विरोध हो जाता है, सर्वसम्मति से हो जाता है, तो उसको कितने लाख रुपए मिलते हैं? 11 लाख रुपए से। जिन ग्राम पंचायतों में केवल सरपंच का चुनाव सर्वसम्मति से होगा उसको 5 लाख रुपए मिलेंगे, और जिन ग्राम पंचायतों में केवल पंच का चुनाव सर्वसम्मति से होगा प्रति पंच के हिसाब से 50,000 रुपए, प्रति पंच के हिसाब से 50,000 रुपए। तो देखो कितनी बड़ी है, परंतु बनते तो नहीं है सर्वसम्मति से भाई, सर्वसम्मति से बनते नहीं है। प्रत्येक जिला परिषद सदस्य को सर्वसम्मति से चुने जाने पर 5 लाख रुपए भी, कितने लाख रुपए? 5। प्रत्येक जिला परिषद सदस्य सर्वसम्मति से चुने जाने पर 5 लाख रुपए, और प्रत्येक पंचायत समिति सदस्य जो सर्वसम्मति से चुना जाएगा उसको 2 लाख रुपए भी, कितने लाख रुपए? 2 लाख रुपए। दोबारा मैं रिपीट करवा देता हूं, संपूर्ण ग्राम पंचायत के सदस्य सरपंच प्लस पंच निर्विरोध चुने जाते हैं तो उनको 5 लाख रुपए राशि देती है सरकार, प्रोत्साहन राशि। अगर सरपंच निर्विरोध चुना जाता है तो उसको कितने मिलते हैं? 5 लाख रुपए। अगर पंच का जैसे जिक्र करते हैं, पंच निर्विरोध चुने जाते हैं तो प्रत्येक पंच के हिसाब से 50,000 रुपए भी। अगर जिला परिषद का जैसे सदस्य का जिक्र करें भी सर्वसम्मति से चुना जाता है तो उसको 5 लाख रुपए, और ब्लॉक समिति अर्थात पंचायत समिति सदस्य सर्वसम्मति से चुने जाते हैं तो उसको 2 लाख रुपए। टेबल बनानी है आपको, याद करना है इसको लिख लिख के भी, ठीक है? 2 लाख रुपए। उसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं नेक्स्ट जो आपके हैं, हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जहां विभागों की 589 सेवाएं, ठीक है भी, हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जहां 42 विभागों की 589 सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध है। ग्रामीण क्षेत्रों में 4000 अटल सेवा केंद्र, जिला मुख्यालयों पर 22 और उपमंडल स्तर पर 51 तथा तहसील स्तर पर 20 अंत्योदय सरल केंद्र काम कर रहे हैं अभी, ठीक है भी। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में तो 4000 अटल सेवा केंद्र, जिला मुख्यालयों पर 22, उपमंडल स्तर पर 51 तथा तहसील स्तर पर 20 अंत्योदय सरल केंद्र क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं भी, ठीक है भी। तो ये चीज भी आप पढ़ना, इसके बारे में भी। डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 भी, डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 में तो वर्ष 2021 में सरल पोर्टल के माध्यम से समयवर्ध और बाधा मुक्त सेवाएं प्रदान करने के लिए दिया गया है, ठीक है भी। उसके बाद में गोल्डन अवार्ड है, वर्ष 2021 में हरियाणा प्रदेश को अंत्योदय सरल परियोजना के लिए प्रदान किया गया है, ठीक है। उसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं स्टेट अवार्ड, स्टेट अवार्ड दिसंबर 2021, ठीक है भी। स्टेट अवार्ड दिसंबर 2021 आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत प्रदेश को प्रदान किया गया अभी। तो बहुत अच्छी अचीवमेंट प्राप्त कर रहा है हरियाणा का। जैसे जिक्र करते हैं वर्ष 2015 से दिसंबर 2021 तक हरियाणा प्रदेश को कुल 149 पुरस्कार एवं सम्मान प्राप्त हो चुके हैं भी। यानी वर्ष 2015 से दिसंबर 2021 तक हरियाणा प्रदेश को कुल 149 पुरस्कार क्या हो चुके हैं और पुरस्कार एवं सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। भूमि विवादों के निपटान में प्रदेश द्वारा रिमांड की प्रथा को खत्म किया गया है। रिमांड की प्रथा को क्या किया गया है? खत्म किया गया है, ठीक है। जमीनों के रिकॉर्ड में पारदर्शिता लाने के लिए इंपॉर्टेंट है, याद करना भाई। यानी जमीनों के रिकॉर्ड में पारदर्शिता लाने के लिए वेब हेलरिस यानी वेब हेलरिस पूरे प्रदेश में लागू किया गया। वेब हेलरिस पूरे प्रदेश में लागू किया गया। तो ये क्लास थी आपकी हरियाणा में पंचायती राज के बारे में। हरियाणा में पंचायती राज के बारे में जैसे हम जिक्र कर रहे थे, बड़ी महत्वपूर्ण क्लास थी। सारी की सारी विस्तृत जानकारी आपको इसके बारे में मैंने दी। ब्रजपाल सर ने इसके सम्मिलित की सारी जो क्लास के अंदर जो जितना भी, देखो कितना अच्छा मैटर तैयार किया सर ने भी। तो अलग अलग बुकों के अंदर अलग अलग जगह तो आपको क्या है, ये सारी की सारी जानकारी हो सकता है मिल जाए कहीं पर, परंतु एक प्लेटफॉर्म के ऊपर एक जगह इतनी जानकारी आपको एक तरह तोड़ना बड़ी मुश्किल बात है। तो इसका ज्यादा से ज्यादा आप सब बच्चों को क्या उठाना है? फायदा उठाना है अभी। और ज्यादा से ज्यादा आपको तो फायदा उठाना ही है, दूसरे बच्चों को भी क्या देना है? इसका लाभ देना है भी। क्लास कैसी लगी मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगती है
लगता है आपको भी सुभाष सर और ब्रिजपाल सर ने कुछ मेहनत की है, तो क्लास को शेयर भी किया करो भी, ठीक है भी। इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।